अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं संपूर्ण इस भाव कर्म प्रक्रिया के सार को। आज का केवल यह एक ही वीडियो पर्याप्त है इस संपूर्ण भाव कर्म प्रक्रिया के रहस्य को समझने के लिए। कहने का मतलब है प्रक्रियात्मक रहस्य को जानने के लिए कि इनके रूप कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बनते हैं, उनमें क्या विशिष्ट कार्य है, वो सब एक ही वीडियो में प्रायः हमने यहाँ पर आपको आज बताएंगे इसको। तो सुनिएगा इसे ध्यान से। इस एक ही वीडियो से संपूर्ण भाव कर्म प्रक्रिया के लट से लेकर के लुंग लंग लिंग तक क्या रूप होते हैं, इस बात को आप समझ जाएंगे, जिससे जब भी आपसे कोई कहेगा कि अमुक वाक्य का कर्मणि क्या रूप बनेगा या भाव में क्या रूप बनेगा, तो आपको इन रूपों को बतलाने में समस्या नहीं आएगी और आप आराम से यह बता पाओगे कि इसका यह रूप बनता है। तो इस दृष्टि से इस वीडियो को हमने बनाया है। थोड़ा टाइम लिया, विगत कुछ दिनों कक्षाएं नहीं चलाई, उसमें हमने सोचा और एक फॉर्मेट तैयार किया कि कैसे लट लकार के सभी कार्यों को एक जगह दिखा दें, और जो इसमें चिन्ह होता है और कभी चिन्ह नहीं होता कुछ कुछ धातुओं से, वहां पर उन सभी कार्यों को एक जगह दिखाने का प्रयत्न किया गया है। मित्रों, आप देखिएगा हम यहाँ इसे दिखाने में कितने सफल हुए हैं और आप उन्हें कितना समझ पाओगे उस पर ये निर्भर करेगा। आप लोग ही इसका निर्णय करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो जब आप लट लकार में रूपों की प्रक्रिया करते हो, तो यह जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यह इनमें से ही कोई ना कोई कार्य जरूर होता है। ठीक है, ये विशिष्ट कार्य हैं। ये वैसे तो कार्य 9 है, मैंने 9वां कार्य यहाँ जोड़ दिया है, पर 9वां कार्य थोड़ा दूसरे तरीके का है। मुख्य रूप से इन 8 कार्यों को रखना चाहिए। ठीक है, तो धातुओं को आप जानते ही हो, अजंत धातु और हलंत धातु 2 प्रकार की होती है। यदि आपको भावकर्म प्रकरण में उनके रूप बनाने हैं तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रख लोगे तो लट लकार का रूप की सिद्धि बड़े आराम से कर लोगे। तो आइए, सबसे पहले हम लट लकार से चलते हैं। पर इस बात को ध्यान रखना, चाहे आपका लट लोट लंग और विधिलिंग, ये जो ऐसे लेटे हुए में लिखा है, इन लकारों में यहाँ पर यक विकर्ण हो जाया करता है। कैसी भी धातु हो उससे यक विकर्ण हो जाएगा, और कैसी भी धातु हो उससे आत्मनेपद हो जाएगा। ये हम पहले बताए हैं भावकर्म प्रक्रिया के विषय में, ये बात आपको याद रखनी है। और कुछ बातें हैं, उनका संकलन देखिए। यहाँ पर जो वन डला है, यहाँ पर उसका सूत्र दे दिया है वन डाल करके। यहाँ जो 2 है, यहाँ पर उस 2 नंबर का सूत्र यहाँ पर दे दिया है, तो इसको भी विशेष रूप से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, उपधा न लोपा। उपधा के नकार का लोप होता है कुछ स्थानों पर, जैसे आपने यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में भी पढ़ा था। स्रंसु धातु का स्रस्यते है, क्या रूप बनता था? स्रंसु का स्रस्यते और ध्वंसु का ध्वस्यते, ऐसे रूप यहाँ पर बनेंगे। तो ये उपधा नकार का लोप कहाँ होता है, इसे जानने के लिए अनिदिताम हल्पुदाय किंगति सूत्र के अर्थ को समझिएगा। बस उसमें समझना यह है कि जो धातु अनिदित होगी और हलंत धातु होगी, यदि उसके उपधा में कहीं नकार है या फिर उपधा भूत कहीं अनुस्वार इत्यादि है जो नकार से जन्मा हुआ है, तो उसका लोप हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिए। इन बातों को मैं याद रखने के लिए क्यों कह रहा हूं कि हम अभी आपको शताधिक रूपों की लगभग एक लिस्ट दिखाएंगे। तो जब आपको ये कार्य याद होंगे तो आप ऐसी धातुओं के रूपों को बनाने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, उन्हें आराम से बना पाएंगे और समझ पाएंगे।
अच्छा, यह प्रक्रिया हुई है। दूसरा, या वहां पर ऋणादेश हो सकता है। ये कैसी धातुओं से होना है, किन से होना है? तो इसके लिए इस सूत्र को याद रखिए, रिंग स यक लिंगशु। इस सूत्र के अर्थ को याद रखिएगा इस संदर्भ में। तो आपको क्या होगा, ऋकारांत से धातु, जो धातुएं ऋकारांत होंगी उनको रिंग हो जाएगा। जैसे क्री धातु, डुक्रिय करने की क्री धातु है, रिंग होकर के क्रियते बनेगा। भ्री धातु है डुभ्रिय भरने वाली, तो उसका भ्रियते ऐसे रूप बनेगा। याद रखिएगा, मृ धातु है तो मृियते बनेगा। ऐसे ही इसमें देखिएगा, हम ऐसी ऋदंत धातुओं को भी इसमें देखें। तीसरा है इकारादेश, तो उन धातुओं को इकारादेश हो जाता है। 3 नंबर पर सूत्र दिया है रीत इत धातु। कैसी धातुओं को होता है? वो धातुएं दीर्घ ऋकारांत होनी चाहिए, तो ये वाला कार्य होता है। दीर्घ ऋकारांत होंगी तो जैसे क्री विक्षेपे, ये धातु दीर्घ ऋकारांत है, तो क्री विक्षेपे दीर्घ ऋकारांत होने से यहाँ पर इकार हो जाएगा, और नपरा की सहायता से रपर होकर के इर होगा, लेकिन उसको हलीच इत्यादि सूत्र द्वारा दीर्घ होता है, जिससे कीर्यते, और त्रि धातु जो है उसका तीर्यते, ऐसे रूप बनेंगे यहाँ पर भाव कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत इनके। तो ऋदित धातु को देखना, जो रीदंत धातु है उनमें इस प्रकार का एक कार्य होगा। और अब आइए आगे। अब चौथा एक नंबर है, यहाँ पर उकारादेश भी होता है। जैसे आपने इकारादेश किया था, वहीं पर उदोष्ठ पूर्वस्य को भी याद रखिए। यदि ओष्ठ पूर्व ऋदंत धातु होगी, ह्रस्व ऋदंत ओष्ठ पूर्व होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको उकारादेश हो जाएगा। उकार मतलब उर हो जाएगा, और उसको हलीच से दीर्घ भी हो जाता है। इस प्रक्रिया को तो ध्यान ही रखना। तो उकारादेश होकर के, जैसे प्री धातु थी ये, ठीक है, ऋदंत, तो इसको क्या बन जाएगा, पूर्यते बन जाएगा, पूर्यते ऐसा। प्री धातु शायद ये दीर्घ ऋकारांत है, देखेंगे इसको क्या है, दीर्घ ऋकारांत है ये, तो इसका पूर्यते बन जाएगा। उदोष्ट पूर्व से लग जाएगा, जब उदोष्ट पूर्व ऋदंत होगा तब। चलिए, इसके बाद कुछ इस तरीके का भी कार्य होता है, ये आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में भी पढ़ा, संप्रसारण कार्य। वची स्वपी आदि नाम के थे। इस सूत्र के द्वारा वच, स्वप और यजादि जो धातुएं हैं, यजादियों के अंतर्गत 9 धातुएं आती हैं। आप वची स्वपी आदि नाम के का हमारा व्याख्यान देख लीजिएगा, या फिर जहां पर भी आपको मिले, वहां पर क्या होता है, ऐसी धातुओं से, ऐसी धातुओं को संप्रसारण हो जाता है। किति अर्थात यहाँ एक परे रहेगा वहां। तो जैसे यज धातु है तो इज्जते बनेगा, वह धातु है तो उह्यते बनेगा। ये संप्रसारण कार्यों को आप यथेष्ट कर लेना, जहां पर दिए, जहां पर ऐसी धातुएं आ जाए, तो इस प्रकार के कार्य होते हैं यहाँ। और छठे नंबर पर है गुण कार्य। गुण कार्य का मतलब है गुणोर्ती संयोगाद्य हो वाला गुण कार्य। तो ये किनको होता है, या तो ये री धातु होगी, उसको हो जाएगा केवल री धातु को। जैसे री धातु का रूप बनाया है अर्यते, ये पहले भी बता दिया गया है। या फिर संयोगादि ऋदंत धातु होगी, ह्रस्वकारांत संयोग आदि, जैसे स्मृति धातु, तो उसका बनेगा स्मर्यते, तो वहां पर गुण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप याद रखें तक प्रत्यय के परे रहते हैं, तो यक प्रत्यय के परे रहते ये निषेध कार्य यहाँ पर हो जाता है। लेकिन कुछ जगह ये अब उसके अपवाद रूप में पढ़ा गया, ये गुण है, गुणवृत्ति संयोगाद्य वाला। और होता है यहाँ पर ईकार, ईत्वम, किनको, घू मास्था गापा जहाती साम हली, इनको होता है ईत्व। घू संज्ञक धातु है, जैसे दा और धारूप धातु जहां होंगी वो, या फिर माँ, स्था, गा, पा और ओहा त्यागी, जो धातु पड़ी गई हैं, तो इनको हो जाता है ईत्वम। जैसे दीयते, धीयते, माँ है तो मीयते, स्था है तो स्थीयते, गा है तो गीयते, पा है तो पीयते,
है। तो ऐसे इनके रूप बना लीजिएगा, ये आपके भावकर्म में बनेंगे। और 8वां कार्य है दीर्घ रूपी कार्य। यदि अजंत धातु होती है तो उसको अकृत सार्वधातु के दीर्घ से दीर्घ कर लेना। जैसे जीजय धातु, तो उसका जीयते बनेगा यहाँ पर भाव कर्म के प्रसंग में। और स्तु धातु है वो ह्रस्वकारांत, तो उसका स्तूयते बनेगा। ठीक है, भू धातु तो दीर्घ उकारांत थी ही, तो उसमें तो भूयते बनना ही बनना है, उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ह्रस्व जो भी अजंत धातु होंगी तो उनको दीर्घ हो जाएगा कृत सार्व धातु के ऊपर। एक कार्य और आपने पढ़ा था यहाँ पर, तनु विस्तारे धातु को एक स्पेशल कार्य, कि उसको जो है तनु विस्तारे धातु को आत्म विकल्प से हो जाता है। आत्म विकल्प हो जाने से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, दो रूप बनाए थे आपने, तायते आत्म होने पर, नहीं तो तन्यते रूप बनेगा। तन्यते तो बनना ही बनना है, उसमें तो कोई शक नहीं है। आत्म होने पर तायते बनेगा। मैंने एक सूत्र और यहाँ पर आत्म विधायक दर्शाया है, आदिच उपदेशे स्थिति। आदिच उपदेशे स्थिति इसलिए दर्शाया है कि आप इस 9वें कार्य को थोड़ा ध्यान रख सकें कि यदि कोई एजंत धातु होती है उपदेश अवस्था में तो उसको आत्म हो जाएगा। ठीक है, आत्म हो करके यदि संभव है उसमें, यदि संभव होगा तभी वहां पर ऐसे आकारांत धातु यदि घू संज्ञक है तो घू मास्ता गापा जाति साम हली करके यहाँ पर ईत तो हो जाएगा, अन्यथा उसमें आ ऐसा ही रह जाएगा उसका उच्चारण। ठीक है, आदेश उपदेश स्थिति से आत्म कार्य और विशेष समझ लेना किन्हीं किन्हीं स्थलों के लिए। ये पूरे मित्रों ये लट लकार के कार्य मैंने आपको बताए। ठीक है, इन लट लकार के कार्यों को आपने जाना। इन लट लकारों के कार्य के जानने के बाद लुंग लकार के लिए मैंने बस एक पंक्ति लिख दी है कि लुंगी प्रायः चिले स्थाने सिचो अपवाद चिण भवती। लुंग लकार में प्रायः चिली के स्थान पर सिच का अपवाद चिण नाम का प्रत्यय यहाँ पर हो जाता है। ये आपने पढ़ा था, इसके रूप भी आपने पढ़े थे। जैसे भू धातु है तो अभावी, है ना, ध्री धातु है तो अधारी। इस प्रकार के आपने बहुत सारे रूप लुंग लकार में पढ़े थे। और लुंग लकार में कहाँ क्या क्या होता है इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो एक तो मैंने लट लकार के प्रसंग में यह पूरा डायग्राम समझाया। लुंग लकार के रूप में मैं भी आपको समझाने वाला हूं कि और यहाँ पर क्या क्या होता है। और कुछ बात आपको ध्यान रखनी है। स्या सिच सियुट ता शिशु, इस सूत्र के द्वारा स्या में, तास में, सियुट में, है सियुट के, इनका इन जगह पर कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। हालांकि उन कार्यों को मैं आपको पढ़ाते वक्त बता चुका हूं, उस सूत्र को समझ लेना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ स्मरण दिलाते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इतने सारे कार्य का विधान है। तो आइए सबसे पहले लुंग लकार के और कुछ विशिष्ट कार्यों को देखते हैं। तो ये अब हम करते हैं आज यहां से। लुंग लकार के कुछ विशिष्ट कार्य हैं, इनको देख लेते हैं। लुंग लकार में अभी मैंने आपको बताया था प्रायः करके चिली को चिण हो जाता है। प्रायः क्यों लगाया, उसकी व्याख्या ये है कि प्रायः इसलिए लगाया था मित्रों कि कहीं कहीं पर क्या हो जाता है कि दीप जन बुध पूरी ताई प्याभ्योन्य तरस्याम, इस सूत्र के द्वारा पक्ष में सिच भी हो जाता है। अर्थात एक बार चिली को सिच होगा, एक बार चिली को चिण होगा, ये वाला कार्य भी हो जाता है। उदाहरण के लिए नीचे देखिए, उदाहरण इन्होंने नीचे दे रखे हैं। जैसे दीप जन बुध पूरी ताई प्याई भुन्य तरस्याम के, और एक पद धातु का भी दे रखा है। तो पद धातु का तो ठीक है, ये हो जाएगा, कर्तरी प्रयोग है वो। तो दीप का देखिए अदीपी भी बनेगा और अदीपिष्ट भी बनेगा। और जन धातु का अजनी ऐसा भी रूप बनेगा और अजनिष्ठ भी बनेगा। अब अजनी यहाँ क्यों बनेगा, ध्यान रखिए, यहाँ वृद्धि नहीं होती है। वहां पर एक नंबर पर सूत्र नीचे दर्शा रहे होंगे वो, कि वहां पर एक इसमें सूत्र है, उससे निषेध हो जाता है वृद्धि का। और बुध धातु है तो इसका चिली को चिण करने पर अबोधी बनेगा, अन्यथा अबुद्धा बनेगा। लू धातु है, वहां पर
अलावी बनेगा चिन्ह होकर के, नहीं तो अलाविष्ट बनेगा। और क्री धातु में देखो है तो दीप जन बुध पूरी ताई प्याई भ्युन्न तरस्याम, वो धातु इसमें ताई प्याई इत्यादि नहीं है। और कुछ धातु है जैसे लू है, क्री है, दुह, तो ये किसका विषय बनती है, तो आगे देखिए। फिर इसमें एक बात दी है, इसको नियम को समझना होगा। अचह कर्म कर्तरी, अचह कर्म करती कर्तरी, ये नियम ये कहता है कि अजंता धातु कर्म कर्तरी लुंगस चिले चिणवा प्रत्यय, है ना। तो अचह कर्म कर्तरी के द्वारा क्या हो जाता है, अजंत धातुओं को कर्म कर्तरी, जब कर्म कर्तरी स्थल में चिली को चिण विकल्प से हो जाता है। ठीक है, तो अजंत धातुओं के इसलिए वो उदाहरण दिए थे। और दोहश्च, और ये कर्म कर्तरी वाले नियम है ना, कर्म कर्तरी आगे, हालांकि आगे के प्रक्रिया के हैं, यहाँ पर कर्मकर्ता के रूप में प्रवर्तित होता है, क्योंकि आपकी पुस्तक में अब जो अगला प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वो कर्तरी कर्म प्रक्रिया वाला है। ये वहां के थोड़ा नियम है, लेकिन चिली को चिन्ह वहां पर ये विकल्प से होता है, इस नियम को याद रखिए। दुआ धातु से न रुधा, कर्म कर्तरी में रुद्ध धातु के चिली को चिन्ह नहीं होगा, इस नियम को याद रखिएगा। है, अब ये कर्म कर्तरी स्थल के कुछ नियम बता दिए इन्होंने। तपोनुतापे च, ये भी जो है कर्म कर्तरी स्थल का नियम है, लुंग लकार विषय। अन्यथा यहाँ तो सब जगह चिली को चिन्ह होता ही है, लेकिन कर्म कर्तरी स्थल में चिली को जो चिन्ह है, मित्रों कर्तरी स्थल जो बता रहे हैं ये आगे के प्रकरण से संबद्ध है। कैसे कर्म करता इत्यादि वहां पर क्या होता है, कैसे चेंज होता है, ये मैं उस प्रकरण में आपको बताऊंगा। और उसके बाद चिण भाव कर्मणों का एक नियम है। तो चिण भाव कर्मणों से भाव कर्म के चिली को चिण हो जाता है, ये तो आप नियम बताए थे। और चिण का कार्य ये है, वो चिण हो जाने पर चिणो लुक से, चिण से परे त शब्द का लुक हो जाता है। ये नियम आपने पढ़ा था इसके विषय में। और ये सब उदाहरण रहे इनके, कर्म कर्तरी के कुछ ये इसमें उदाहरण है साथ ही साथ में। तो ये स्थिति है आपके इधर लुंग लकार की स्थिति। ठीक है, कुछ और कार्य होते हैं चिण के परे रहते, उनको हमने अलग एक उसके लिए फोटो कलेक्ट किया है। जैसे ये कुछ थे आपने जो पढ़े थे, आत्मयुक्त चिणकृतों का नियम पढ़ा था कि चिण के परे रहते धातुओं को कुछ विशिष्ट कार्य बताए गए हैं। जैसे आदंत धातुओं को युक बताया गया है, ये आपने लोक सिद्धांत कौमुदी में नियम पढ़ा था। ये युक को आप याद रखिएगा, जहां पर चिली को चिन्ह हो रहा है लुंग लकार के लिए। तो जैसे दा धातु है और लुंग लकार में इसको युक होकर के अदाई ऐसा रूप बन जाएगा, ये युक हुआ है। और चिली के स्थान पर चिण का इकार है उसमें, तो अदाई बन गया। और ये जो है कहाँ कहाँ होता है, चिण में होता है, तो चिण का उदाहरण ये रहा। और ईणिति कृतिच, इन तृणित कृदंत प्रत्ययों के परे रहते भी होता है। जैसे आप णबुल प्रत्यय है, ये णित है कृदंत का, घय प्रत्यय है, ये ईत है कृदंत प्रत्यय का, तो वहां पर भी बनेगा दायक और दाय, इस नियम को भी याद रखिए आगे के लिए भी। पा धातु है, ये आदंत धातु है, तो ये को होकर के यहाँ पर अपाई बनेगा, और इधर पायक और पाय ऐसा बनेगा। स्था धातु है तो अस्थाई ऐसा बनेगा, ये आदंत धातु है। और उधर णबुल और घय में स्थायक और स्थाया ऐसे रूप बनेंगे। तो कुछ ये युक का नियम था जो आपको लुंग लकार में याद रखना है चिड़ प्रत्यय के विषय में। आइए कुछ ऐसे ही नियम और हैं, इनको भी आप जान लें। जैसे आगे ये कुछ नियम दिए गए हैं कि वृद्धि निषेध है कहीं कहीं। जैसे हर जगह तो आप चिण चिण जो है णित होता है, उसके परे रहते वृद्धि देखते हो। जैसे भू था तो अभावी बनाया, क्री था तो अकारी बनाया, लेकिन कहीं वृद्धि नहीं होती है। कैसी जगह, तो लिखा है सूत्र है नो दातोपदेशस्य
मांतस्य नाचामे। सूत्र का अर्थ होता है उदात्तोपदेश मकारांतस्य, उदात्तोपदेश हो और मकारांत हो धातु, लेकिन आचाम आंग उपसर्ग पूर्वक ये धातु ना हो, आचाम वर्जितस्य, आचमी वर्जितस्य। तो क्या होगा, ऐसी धातुओं को इति णिति और कृति इनके परे रहते उपधा को वृद्धि मत करना। ठीक है, पर बात ये ध्यान रखना वो उदात्तोपदेश होनी चाहिए, अनुदात्तोपदेश नहीं होनी चाहिए। तो जैसे सम धातु है, समूह उपसमी, तो समूह धातु का रूप बनेगा यहाँ पर असमी, इसका असामी मत बनाइएगा कभी। ये थोड़ा वृद्धि विषयक नियम है कि कहाँ पर आपको णित प्रत्यय के परे रहते वृद्धि करनी है, कहाँ नहीं, तो यहाँ नहीं करनी है। दम धातु है तो इसका अदमी बनेगा। अब ये क्यों कहा उदात्तोपदेश होनी चाहिए धातु, कि आपकी जो गम धातु अनुदात्तोपदेश है, तो वहां पर वो धातु तो मांत है लेकिन वो अनुदात्तोपदेश है। क्यों? कि वहां पर पड़ी गई है ना, उद्री दंत इत्यादि जो कारिका है उधर जो है मानतेसु गमनम यमो रमी, तो वहां पर इसका बनेगा अगामी, ऐसा रूप बनेगा, वहां पर नहीं अगमी बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो है वृद्धि का निषेध किया गया है। और इधर भी वृद्धि का निषेध है, याद रखिएगा, जनी बद्युश्च सूत्र द्वारा। तो जनी बद्युश्च द्वारा निषेध है। और ये ध्यान रखिए, ये जो नियम आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये इति णिति कृत के और कृत कृदंत प्रत्यय में भी ये नियम लागू होंगे, वहां पर भी वृद्धि मत करना इति णिति कृदंत प्रत्ययों में। और ऐसी जनी बद्युश्च जो नियम है, ये तो आपने पढ़ा था, तो इससे जो है जन और बध, ये दो धातु हैं, इनको भी क्या होता है उपधा वृद्धि ना, इनको भी उपधा वृद्धि नहीं होती। जन और बध दो धातु स्पेशल है। कहाँ पर? इति णिति कृति च, चिण के परे रहते हो, इंतृत कृत के परे रहते। इंतृत कृत का उदाहरण कृदंत में मिलेगा, उन्होंने एक एक दे रखा है। और चिण के परे रहते का उदाहरण है आपके अजनी, जन धातु का यहाँ पर देखो वृद्धि नहीं हुई। और जन धातु में ना तो जनकः में वृद्धि होनी है, जो कि आपका णित प्रत्यय है, ड़बुल ड़बुल प्रत्यय हुआ है वहां पर। और प्रजनः यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पर घय प्रत्यय है ये। और बद धातु का अवधि, यहाँ ये लुंग लकार का रूप है, ठीक है, इसी भाव कर्म प्रक्रिया का, यहाँ नहीं वृद्धि हुई। और ना ही बधक और बधा में होनी है वृद्धि। क्यों? जनी बध्युश्च निषेध करता है तिणिति कृति में। तो ये आगे कृदंत के लिए भी कुछ ये बातें याद रखिएगा। तो जब आप इन बातों को स्मरण रखेंगे, ये लुंग लकार के प्रक्रिया संबंधित बातें थी, तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा रूप, आप उन्हें बिल्कुल सही सही लगा पाओगे। तो चलिए फिर आगे, आपने यह नियम पढ़ा, कुछ नियम जान लेते हैं हम। सियुट ताशिशु वाला नियम, यह अब हमने लुंग लकार का पूरा आपको नियम बता दिया। अब कुछ तास के, सिच के, स्या के और शियुट के परे रहते कुछ एक नियम आपको पहले बताया था, मैं आपको इसको स्मरण मात्र दिला रहा हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इस सूत्र को आपको क्या करना होता है, चिणवत कार्य करना होता है। चिणवत का मतलब होता है चिणी इव कार्य, चिण की तरह कार्य करना होता है भाव कर्म में। कब? कि जब उपदेश में अजंत धातु हो, कोई सी भी अजंत धातु, हन ग्रह दृश्य, ये हलंत धातुएं हैं तीन, इनमें तो इनके परे रहते सियुट तास के परे रहते चिणवत कार्य किए जाते हैं, ये आपको बता दिया है। तो चिणवत कार्य क्या क्या होते हैं आपको ये बताया था। और यहाँ पर फिर यह श्लोक आपको स्मरण दिलाया जा रहा है भाष्यकार का कि चिणवत वृद्धि, वृद्धि होती है, युक होता है, अंतेश्च घत्वम, हन को घत्व होता है, और दीर्घश्चोक तो दीर्घ होता है, यो मिताम्बा चिणीति, ये कुछ कार्य परिगणित कार्य हैं। तो यहाँ पर णित्व प्रयुक्त वृद्धि हो जाएगी एक तो धातु को, और आदंत धातु में आत्मयुक्त क्षण कर तो आपको बता ही चुके हैं। और घत तो हो अंतर से हो जाता है। और दीर्घ जो है, आगे देखिए कहाँ दीर्घ होता है, ये चिणमलो दीर्घोन्यतरस्याम सूत्र द्वारा, तो इस सूत्र से दीर्घ हो जाता है। तो क्षण के परे रहते इधर किनको मिताम उपधाया, जो मित हैं उनकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो मित धातुएं कौन कौन सी है, चौरादि की कौन सी है, और घटादि में मित कौन है, ये हम बता ही चुके हैं पिछले स्तिगंत प्रकरण में। तो वहां पर
अदम धातु है तो यहाँ पर ये हो जाएगा विकल्प से, तो एक बार तो अदामी बनेगा, एक बार अदमी बनेगा लुंग में। सम धातु है तो इसका असामी और असमी बनेगा, ठीक है। तो लुंग में ये बनेगा केवलाभ्याम तो उपदा वृद्धि निषेधात्। तो ये तो इसका चिड़ और नेर नेड़ टी जब णी णी किया था तब बनेगा ये तो, है ना, ण्यंत में। क्योंकि आप जो है ध्यान रखना यह णऊ कहा जा रहा है, अर्थात भाव कर्म प्रक्रिया में जब शुद्ध धातु है तब तो अदमी और असमी यही बनेगा, वहां पर तो उपधा वृद्धि का निषेध हो जाएगा, अभी आपने नियम पढ़ा था उसके द्वारा, ठीक है। पर जब धातु ण्यंत होती है तो वहां पर विकल्प से होता है, अदामी अदमी और असामी असमी, ये नियम है। ण्यंत के लिए ये सूत्र है, क्योंकि ये धातु कैसी है, आपकी मित धातु है। तो मिताम ह्रस्व का ये अपवाद है एक जगह पर ये नियम, तो ये आपने पढ़ा था मिताम ह्रस्व वाला नियम। तो ऋण्यंतों के लिए कुछ नियम है, जैसे ऋण्यंतों के लिए नियम है कि यदि ऋण्यंत धातु है, शुद्ध धातु से तो आप जो करते आ रहे हो वैसे ही करना, किंतु ऋजंतों के भी भावकर्म बनते हैं। तो जब ऋजंतों के भावकर्म बनते हैं तो जब स्यप, तो ऋजंतों का आप करिष्यते भी प्रयोग कर सकते हो और कारिष्यते भी कर सकते हो, ये दोनों आपके पास है। इसी के कारण है, ये सूत्र के कारण मिताम ह्रस्व, इससे श्रेणमलो दीर्घोन्नतरस्याम नौ, मिताम ह्रस्व इत्यतो अनंतरस्तदपवादश्चायम दीर्घ। तो चिण पड़े और नमुल परे चरणौ, मिताम उपधाया वा दीर्घ, मितों की उपधा को विकल्प से दीर्घ का इसने विधान किया है। तो चलिए यहाँ पर कारिष्यते कर्ष्यते जी का जायष्यते जेष्यते, दा धातु है तो दायष्यते दास्यते यहाँ पर युक हुआ है साथ साथ में। हन धातु है तो गत हुआ है तो गानिष्यते और हनिष्यते, ग्रह धातु का ग्राहिष्यते और ग्रहिष्यते। तो इस तरीके से रूपों को समझ लेना, ठीक है। दर्शिष्यते और द्रक्ष्यते ये बनेगा यहाँ पर कर्मणि प्रत्यय होने पर। तो ये कुछ यहाँ पर दीर्घ विकल्प के नियम आपको बताए थे, इनको आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मुख्य रूप से उन धातुओं की लिस्ट को देख लेते हैं। वहमी व्याख्याकार ने उन सबको संकलित किया है, तो हमने सोचा कि आपको उन्हें दिखाते हैं और ये वो रूप कैसे बनते हैं, एक बार इसका अपने प्रक्रिया पूर्वक ही आप देख लीजिएगा। जैसे धातु अर्च है आपकी, अर्च का तो अर्च्यते ऐसा बन जाएगा। एक एक धातु के रूप देख लीजिएगा प्रक्रिया पूर्वक। तो मैंने अभी आपको सबसे पहली स्लाइड में जो बताया था 8-9 पॉइंट, वो उन्हीं के आधार पर कार्य होगा, जो कुछ भी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अर्च का तो अर्च्यते ऐसा बन जाएगा, यक प्रत्यय तो हर जगह करना, आत्मनिपद कर देना। अस है तो अस्यते, अस धातु का क्या बन जाएगा, अस्तेर भू हो जाता है ना, तो अस धातु का भूयते, ये रूप आप याद रखिएगा। आप धातु है और प्र उपसर्ग पूर्वक इसका प्रयोग होता है तो प्राप्यते बन जाएगा। अकेली आप है तो आप्यते भी समझ लेना। आस धातु है, बैठने अर्थ वाली आस उपवेशने तो आस्यते, और एक अध्ययने धातु है और ये अधि उपसर्ग पूर्वक प्रयोग होती है हमेशा। तो इसका रूप आपका है ना, इनका इकार बचता है और यहाँ पर अकृत सार्वधातुकों से दीर्घ होकर के दीर्घिकार हो जाएगा। और दीर्घ भी नहीं करो तो अधि में तो है सवर्ण दीर्घ होकर के भी वही बनेगा, कोई दीर्घ का यहाँ लाभ नहीं उसे मिलेगा, तो अधीयते रूप बनेगा। इश धातु है चाने अर्थ वाली इष्यते, उज्ज है प्रोपसर्ग पूर्वक तो प्रोज्यते, कथ से कथ्यते। और क्री से ध्यान दीजिएगा, यदि रिकारांत धातु है तो इनको रिंग हो जाता है, रिंग सयक लिंगशु द्वारा, तो क्रियते रूप बना है ये प्रक्रिया। तो मैंने अभी जो पूरी लिस्ट दिखाई है वो इसी के आधार पर है कि आप इनके रूप आराम से समझ पाए कि वो 8-9 तरीके के कार्य होते हैं, वो सभी कार्यों का वर्णन मैंने इसमें कर दिया है। कृष्ण धातु है तो इसका तो कृष्यते बनेगा। और ये आ गई आपकी डुक्रिय द्रव्य विनिमय, तो इसका तो दीर्घ है तो सीधा सीधा बन जाएगा क्रियते विसर्ग पूर्व विक्रियते, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ऐसे अर्थ। और इसका कथ्यते का मतलब कहा जाता है,
ठीक है। क्षिप धातु से क्षिप्यते, और खाद धातु है तो खाद्यते, कोई कार्य नहीं है। गण का गण्यते, गम है तो गम्यते, है ना। और गई धातु है तो ये बात याद रखिए। देखो गई का गीयते कैसे बन गया, मैंने आपको अभी एक तरीका बताया था। यदि कोई धातु एजंत होती है तो आदेश उपदेश से स्थिति द्वारा उसे हो जाता है आप, तो ये बन जाएगी आपकी धातु है आप तो होकर के गा बन जाएगी आपकी, और इसको हो जाएगा फिर ईत तो गीयते बन जाएगा। ठीक है, ईत तो होकर के गीयते। ग्रंथ धातु है तो ग्रंथ है, देखो नकार का लोप हो जाएगा यहाँ पर, अनुदात्तोपदेश अनुत्याधीन है, अनुनासिक लोप जली लोप किंगिति। तो यहाँ पर ग्रथ्यते बनेगा, है। ये नियम आपको बताया था कि उपधा में नकार है तो उसका लोप होता है, ये नियम था आपका। ग्रह धातु है तो गृह्यते, संप्रसारण हो गया। देखो धातु है ग्रह, र है, लेकिन यहाँ पर जब रूप देख रहे तो री आ गया, ये संप्रसारण का कमाल है। गृह्यते। घ्रा धातु है तो घ्रायते, चर है तो आंग उपसर्ग पूर्वक आचर्यते बनाया है। ठीक है। चिंत है तो चिंत्यते, चुर है तो चोर्यते, छिद से छिद्यते। जरी है तो जरी, देखो दीर्घ ऋकारांत धातु है, तो जो दीर्घ ऋकारांत धातु है उनको हमने आपको नियम बताया है। इस नियम को आप याद रखेंगे सर्वथा, कि ये जो भी आप यहाँ रूप बना रहे हो उसके विषय में ये नियम आपको बहुत काम करेंगे। कि जब भी कोई ऋकारांत धातु होगी तो तीसरे नंबर पर देखिएगा ऋतित धातु हो। दीर्घ ऋकारांत धातुओं का, जैसे क्री धातु थी दीर्घ ऋकारांत, ये वाली ऐसी, तो इसका रूप बनेगा कीर्यते। और ये त्रि इसमें आपका है ये वाली तीर्यते बनेगा। तो यहाँ पर रिदित धातुओं को ऐसे स्थल पर आप स्मरण कर लेना, ये रूप कैसे बना। ग्रह धातु का भी आप देख रहे थे, गृह्यते बची सोपी आदि नामक, ये 5वें नंबर का कार्य होगा इन्हें। तो आपको ये नियम बहुत काम करेंगे यहाँ के रूप बनाने के लिए। इतने एक ही स्लाइड में सबको समेट दिया गया है। आप इस मेहनत का फायदा उठाइएगा, आपको ये रूप बनाने में बड़ी ही मददगार साबित होगी। आपको प्रक्रिया समझ में आ जाएगी पूरी उसकी। तो जी से जीर्यते और ज्ञा से हो जाएगा ज्ञायते, क्योंकि आतन धातु उधर कोई कार्य नहीं होगा इसे। अब लुंग लकार में इनके क्या क्या रूप बनेंगे मित्रों, इन व्याख्याकार ने, भैमी व्याख्याकार ने उनके लुंग के भी एक एक रूप दे दिए हैं, देख लीजिएगा। क्री धातु का अकारी, कथ धातु का अकथी है, इसको नहीं यहाँ पर दीर्घ हुआ है। और अकर्षी, अक्राई, अक्षेपी, अगणी, ये सब गम धातु का अगामी ऐसा रूप बन जाएगा। ये सब देख लीजिएगा, नीचे उन्हीं के नंबर डाल के नीचे उनके लुंग लकार के रूप दे दिए हैं। इणगतौ धातु का दिया है ऐशी। तो ये रूपों को आप प्रक्रिया पूर्वक बना लीजिएगा। आइए, वैसे तो आपको लट लकार का ही भाव कर्म में अधिक प्रयोग करना पड़ता है, केवल लट लकार का, औरों का उतना प्रयोग नहीं है, कम प्रयोग है, लेकिन होता है प्रयोग। अतः लुंग लकार के रूपों को यहाँ अच्छे से अभ्यास कर लेना चाहिए, जिससे आपको ये रूप बनाना, जब आप वाक्य बनाओगे तो सरलता पूर्वक आप वाक्य बनाया करोगे यदि लुंग लकार के रूप तैयार है। तड़ है तो ताड्यते, तन से तो तनोतेर यकी, यह सूत्र आपको बताया था, तो तायते और तन्यते। त्रि धातु दीर्घ ऋकार वाली है, ठीक है, तो रीतित धातु लगेगा, तीर्यते बनेगा, अभी आपको बताया भी। त्यज से त्यज्य से त्रस्यते, दहीयते, दा से दीयते, दिस से दिस्यते, दुह से दुह्यते। दृंग धातु है मित्रों, आंग उपसर्ग पूर्वक प्रयोग की गई है, तो आद्रियते। तो ये धातु है आपकी रिकार वाली, तो रिंग साई अंगलिक छू से रिंग हो जाएगा, तो द्री से तो द्रियते बनेगा, आंग उपसर्ग लग गया तो आद्रियते। ठीक है, उस नियम को याद रखिएगा। दृश्य धातु है तो दृश्यते ये बनेगा। ठीक है, द्रुह से द्रुह्यते, धुमायते,
ध्यायते, नम से नम्यते, निंद्यते नीयते, और नृत धातु से नृत्यते, पच से पच्यते, पठ्यते, पा धातु से पीयते, ईत तो हो गया है, ठीक है। और दूसरे पा धातु से बन जाएगा, देखो यहाँ पर घूमास्था गा पा जहाती साम हली, इस सूत्र द्वारा ईत तो होता है, तो उसमें घूमास्था गा पा जहाती साम हली में इस वाली पा का ग्रहण है जो पीने अर्थ वाली है, अतः उसका पीयते बनता है। और इस रक्षार्थ वाली का ग्रहण नहीं है घूमास्था सूत्र में। ये ईत वाला नियम आपको मैं बता दिया हूं, उसमें देख लेना, अभी जो डायग्राम दिखा रहे थे वहां। और इसका तो इसलिए पायते बनता है क्योंकि आदंत धातु है, तो इससे यहाँ पर युक हो जाएगा और पा का पा रह जाएगा, उससे कोई ऐसा कार्य ना होगा, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा और इनके ये भी रूप देख लीजिएगा, ये नीचे जो लिखे हैं, तड़ धातु का अताड़ी, तनु धातु का विस्तार अर्थ अतानी, त्री का अतारी, त्यज का अत्याजी, अदाही अदाई, दा धातु का अदाई, दो धातु का अदोही। ये मुख्य मुख्य रूपों को आप देख लीजिएगा इसमें से, हाँ। और इन धातुओं के देखो लुंग लकार में, अब देखो पठ धातु का है अपाठी, इधर उधर आपने बनाना है, पठ्यते इधर अपाठी, पच का अपाची, और इधर पा धातु है पीने अर्थ वाली, तो उसका अपाई, और रक्षण अर्थ वाली का भी अपाई यह बनेगा। केवल प्रकरण की संगति से आपको अर्थ अलग करना पड़ेगा, रूप एक जैसा बनेगा लंग लकार का, वो लुंग लकार का। कुछ धातुओं को और देखिए इसके बाद, पाल्यते है पाल का, पुष्यते पू का पूयते, पूज्यते, पूर्यते, और एक प्रच्छ धातु है गीप्सा अर्थ वाली, पूछने अर्थ वाली, तो इसको संप्रसारण हो गया है तो पृच्छते बन जाएगा, है ना। बंध है तो बध्यते, ब्रू है तो उच्यते, भक्ष है तो भक्ष्यते, भण से भण्यते, भास से भाष्यते, भिद से भिद्यते, भू से तो भूयते, आप जान ही गए हो। भ्री धातु है तो भ्रियते, रिंग से एक लिंगशु को याद रखिएगा यहाँ। भ्रंश धातु है तो भ्रस्यते, अनिरता मरपदाय किंगति से जो है नकार का लोप हो जाएगा या अनुस्वार का लोप, तो भ्रस्यते। मंथ का तो यहाँ पर भी अनिरता मरपदाय किंगति लगेगा तो मथ्यते बनेगा, ध्यान रखिएगा। उपधा के नकार का लोप वो पहले ही नियम में हमने बता रखा है। मृज का मृज्यते, माँ से मीयते, अनुपसर्ग लगा दोगे तो इसी का अनुमीयते बन जाएगा। तो माँ का मीयते कैसे बन जाएगा, याद रखिएगा घूमास्था वाला नियम। ईद तो कहाँ होता है, घूमास्था का पा जाती सामग्री, उस ईद तो नियम को याद रखें। यज धातु से इज्जते, संप्रसारण वाला नियम याद रखना है, बच्ची सो पियादी नामक वाला, वो आपको बता चुकी है। याच्यते और युज का युज्यते, इनके कुछ नीचे ये लुंग लकार के रूप हैं, इनको भी देख लीजिएगा, आपको इनसे भी रूप बनाने होते हैं। अब आइए इससे आगे अग्रिम लास्ट कुछ धातुओं को और पढ़ते हैं। तो इतनी धातुएं आपको अनुवाद के लिए पर्याप्त होंगी। उसके बाद है आपका रभ धातु है, आंग उपसर्ग पूर्वक आरभ्यते, रभ से रभ्यते आंग लग गया तो आरभ्यते। रुद है तो रुद्यते, रुद है तो रुध्यते, रुह्यते, लब से लभ्यते, लिख से लिख्यते, लिय से लीहते। लू धातु है भू धातु की तरह है तो ये भी लूयते बनेगा। वंद्यते, और वप धातु का देखिए उप्यते, संप्रसारण वाले कार्य मत भूलना, वची सती आदि नामक का जो विषय है धातु है वो उसका होगा। वर्ण्यते, वस धातु से उष्यते, वह से फिर संप्रसारण उयते, विष से विष्यते बनेगा, लेकिन उपसर्ग पूर्वक उपविश्यते बनता है, ठीक है। और व्यद धातु से फिर संप्रसारण है तो विद्यते, शासीदंग हलो एक नया काम है ये, शिष्यते बना है। और आंग उपसर्ग पूर्वक सास धातु से तो आशास्यते यही बनेगा, आंगा सासु इच्छाया। सी धातु है, ठीक है। तो सी धातु से तो आपका सी या ते, यहाँ तो हो जाते हैं कुछ कार्य, तो यहाँ पर तो इससे गुणादि कार्य हो जाएंगे तो संयते बनेगा इसका, ठीक है।
कुछ विशेष कार्य है यहाँ पर, ये आपको सिद्धांत कौमुदी में देख लेना है इसका ये कार्य। श्रुद है तो श्रु है तो ह्रस्व उकार वाली है तो अकृत सार्वधातुक धातु से दीर्घ कर लेना, श्रूयते बना लेना। और ऐसे ही स्तु है ह्रस्व उकार वाली तो इसको दीर्घ उकार करके स्तूयते बना लेना। इनको अकृत सार्वधातुक धातु को दीर्घ वाला कार्य होता है, ठीक है। लेकिन सी का संयते याद रखना, इसे गलत न करना, यहाँ पर गुण और आदि कार्य हो जाते हैं। सिच छरणे तो सिच्यते, श्री का अनुश्रीयते अनुपसर्ग पूर्वक और इंग से लिक्षु लगा दिया है। स्था धातु है तो स्थीयते बन जाएगा मित्रों, और उपसर्ग लगा दिया तो उपस्थीयते भी ऐसे ही बनेगा। स्ना धातु है तो स्नायते, नहाने अर्थ में कि मेरे द्वारा नहाया जा रहा है, तो स्नायते प्रयोग करेंगे। स्मरी का स्मर्यते बताई दिए, सरंसु का सरस्यते, स्वप का सुप्यते, हन का हन्यते, ओहा तागे का हीयते, क्योंकि गापा जहाती साम हली, जहाती वहां पर इसका ग्रहण है उस सूत्र में, ईत तो हो जाएगा। हु दाना दने ह्रस्वकार वाली है तो अक्र सार्वधातुक दीर्घ करके हुयते बना लीजिएगा। हरी रिकार वाली है तो रिंग साइक लिंग शु करके हरियते बना लीजिएगा। और दीर्घ वाली हरी तो ऐसी कैसे रहेगी। तो मित्रों ये थी कुछ धातुएं, इनके नीचे कुछ ये लुंग लकार के भी रूप हैं, ये आपको देख लेने चाहिए। आरंभी, अरोधी, अरोधी, अरोही, और लब धातु से नुम हो जाता है, एक ये विशेष कार्य है लब धातु के लिए, लुंग लकार में होता है। तो अलम भी और अलाफी दोनों रूप बनते हैं, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर हम पढ़ाई दिए थे। लेख धातु का लेखी, अलवी, अवापी नियम, और ये देख लेना लुंग लकार के रूपों को। और स्था धातु का स्थाई, और सोने वाली धातु का यह भैया असाई, ठीक है। स्ना का अस्नाई है लुंग लकार का रूप। तो ऐसे करके इन रूपों को देख लीजिएगा भैया। ये थे आपके कुछ मुख्य रूप जो मैंने आपसे कहे इससे संदर्भ में। अब हमारे पास अस्त्र शस्त्र सब तैयार हैं, ठीक है। आपके हाथ में अब धनुष आ गया, आपके तर्कस में अब बाण तैयार हो गए। बाण का मतलब क्या रूप बनते हैं, धनुष का मतलब यही है कि कौन लकारों में क्या क्या रूप बनते हैं। आपके हाथ में अब धनुष बाण आ गई, अब बस आपको इन्हें चलाना सिखाना है। आप तिङंत इधर कर्तृ प्रत्यय में क्या क्या रूप बनते हैं ऐसे जान चुके हो भू धातुओं के, तो कर्तृ प्रत्यय का रूप समझ गए। भाव प्रत्यय में अथवा कर्म या कर्मणी लकार होने पर क्या स्थिति होगी, इसे अब जान गए हो। अब ये दोनों चीजें जब आप जान गए, अब यहाँ पर बात आती है कि अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तित करें, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में या कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करें। अब ये कुछ बातें हैं, ये नियम आपको अब बताने पड़ेंगे मित्रों। ये थोड़ा अनुवाद संबंधी नियम है कैसे कैसे प्रयोग होना है। तो इन नियमों को अब हम जानेंगे, अगली 1 या 2 वीडियो में हम इस विषय को पूरा कर देंगे। तो अब लगभग 2 वीडियो और दूर है तो आप पूरा कर्तृकर्मवाच्य सीख जाएंगे। लेकिन कर्तृकर्मवाच्य को समझने के लिए जितने अस्त्र शस्त्र की जरूरत थी वो आपने अब तक प्राप्त कर ली है, ठीक है। आपने भुआदि से लेकर के 10 लकार ऋजंत सन्नंत पढ़ करके तो कर्तरी प्रत्यय और कर्तरी रूपों को तैयार कर लिया, और इस प्रकरण को पढ़ करके आपने भाव और कर्म में लकार होने पर क्या रूप होते हैं उनको जान लिया। अब कर्तृवाच्य से कैसे अदला बदली करनी है, इसके लिए अब आपको 2 वीडियो और हम बताएंगे, तो उसका आनंद लीजिएगा आप। ये बहुत मैं तो कहता हूं कि ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं कि जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य न लगे हों, ये अवश्य लगे होते हैं। अतः ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर करना जो बने हैं कि जो इधर परीक्षा दे रहे हैं अपने अपने विषयों की, उनके लिए भी एक ये सरल माध्यम रहेगा कि वो जान पाए। लेकिन हाँ, उनके पास थोड़ा अस्त्र शस्त्र की कमी होगी, तो इसके लिए उन्हें थोड़ा सा हमारी इस लास्ट वीडियो को देख लें जो आज बनाई है हमने, पूरे सारांश रूप में भाव कर्म प्रक्रिया की, ये उसके सारांश रूप की वीडियो है।
तो इससे भाव कर्म को तो समझ पाएंगे, लेकिन कर्तरी प्रत्ययों का चूंकि विस्तार बहुत है, आपने कर्तरी प्रत्ययों को विभिन्न लकारों में पढ़ा, भू धातु से लेकर के पूरा यंग यंग लुगंत तक, नाम धातु तक सब आपने कर्तरी प्रत्ययों का अभ्यास किया था। उनका विस्तार बहुत है, भाव कर्म के प्रत्यय स्वल्प हैं। इसलिए लोग लोग क्या करते हैं, कर्तरी लकारों की अपेक्षा ये भाव और कर्म वाले लकारों का वाक्यों में अधिक प्रयोग करते हैं। इनके द्वारा बोली गई संस्कृत सरल है, ज्यादा नियम नहीं उसे दिमाग में लाना कि धातु किस विकर्ण की है, क्योंकि भाव और कर्म में प्रत्यय करने पर एक यक बस विकर्ण होगा, ये आपको बताया जा चुका है। धातु के पद हमेशा आत्मनेपद होगा। यदि वो कभी कर्तरी लकार चलाता था तो उसे सोचना पड़ता था कि ये धातु आत्मनेपद में चलेगी या परस्मै पद में या कदाचित उभय पद में। तो यहाँ पर इन झंझटों से मुक्ति है, लेकिन इस कलाकारी को सीख लेना चाहिए कि भाव और कर्म प्रत्यय के जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो कैसे बनाए जाते हैं। तो वो आप बनाना सीख जाओगे। इसके लिए अब 2 दिन, मतलब 2 दिन का मतलब 2 वीडियो और बस दूर है, वहां से करते हैं, ठीक है। तो चले आज समापन करते हैं यहीं पर। आज का यह वीडियो बहुत ही उपयोगी, एक आज जो ये स्लाइड बना, काफी सोचने समझने, बहुत चिंतन के बाद ये स्लाइड बनाया कि सभी कार्यों को एक जगह संग्रहित कर दिया आपने। आज जो 100 धातुएं देखी, उनमें जो विशेष विशेष कार्य दिखाई दिए, तो वो 8-9 तरीके के कार्य थे, मैंने उन सबको एक जगह रखा है। आप कभी भूलें तो इस एक स्लाइड को बस देख लेना, ये पर्याप्त होगी आपको भाव कर्म प्रक्रिया को समझाने के लिए। चाहे तो लट लकार का संस्कार आपको करना हो, या फिर लुंग लकार का संस्कार करना हो, या से स्यूट के संस्कार आपको करने हो। बल्कि मैंने तो आपको यहाँ पर आगे आने वाले प्रकरण जो है कर्तृकर्म प्रक्रिया की कुछ बातें बता दी है, लेकिन वो मैंने शॉर्टकट तरीके से थोड़ा बताई, क्योंकि वो प्रकरण अभी आपको पढ़ाना बाकी है। एक बार उन्हें मैं फिर बता दूंगा। तो ठीक है, समापन करते हैं यहीं पर, चलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणमाम। प्रणाम से जी महादेव।